नमस्कार। डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज डिस्क्लोज करेंगे बशारत बुखारी, जो फॉर्मर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है और सहाफ़ी हैं और ये अपनी आवाज़ के जादूगर हैं। बशारत साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सियासत का अनुभव आपको इसलिए ज़्यादा है बाकी वालों से क्योंकि आपका कैरियर जो है सहाफ़िज़म का कैरियर जो है बड़ा लंबा है। आप 2024 को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हो सियासत को, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होने, लोकसभा के इलेक्शन जिसको बोलते हैं, और मुझे लगता है कि विधानसभा के ना भी करवाएं। हालांकि विधानसभा की उम्मीद भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उनको सितंबर 2024 से पहले पहले इलेक्शन करवाने के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के इलेक्शन होने हैं। कैसे देखते हैं आप 2024 को? आपका सियासी तजुर्बा क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से हर दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप सुबह आँख खोलते हैं तो आपके लिए एक नया सवेरा होता है। हर दिन आप मुख्तलिफ मामलात के साथ जूझते रहते हैं। आपको मुख्तलिफ चुनौतियाँ आती हैं या मुख्तलिफ तजुर्बे हो जाते हैं। तो एज सच अगर देखा जाए तो किसी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, बिकॉज हर दिन का अपना मिजाज, हर दिन की अपनी पहचान और हर दिन के अपने तकाजे होते हैं। अब ये भी एक तकाजा कि साल शुरू होता है, नया साल, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे संवत हो, चाहे हिजरी हो, साल शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि निज़ाम अब चलता है इसी ये ईस्वी से ही चलता है सारा निज़ाम, अब यही तो है कैलेंडर। उम्मीद हर साल की तरह हम अच्छी ही लगाए बैठे हैं कि हमारे भी वारे न्यारे हो जाएं। वारे न्यारे इन द सेंस कि पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मुल्क का निज़ाम चलाता है और इनका अपना एक महदूद इनकी इख्तियारात भी होते हैं एज पर स्टेट जो भी है, चाहे यूटी है, उसमें उनका महदूद होता है। पार्लियामेंट मेंबर्स का एक काम होता है और जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन जो रियासतों में असम्बली इंतखाबात के बाद MLAs बनते हैं और सरकार चलती है, उसका अपना अलग मिजाज और अपना अलग इम्तिजाज होता है और अपना अलग पहचान होती है और अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। अभी तक फ़िलहाल हम उससे दूर हैं। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सितंबर 2020 तक 24 तक इलेक्शंस होने चाहिए। उम्मीद करते हैं हम कि हो जाए और मेरे हिसाब से हम सब इसी निगाह से इस साल को देखते हैं कि ये साल जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, अवामी राज जिसको आप बोलते हैं, क्या वो इसमें पनप पाएगा या नहीं, या मौका मिलेगा उसको पनपने का। फिलहाल हम पार्लियामेंट तो हमें हर 19 में भी पार्लियामेंट हो गया। जम्मू व कश्मीर में जब भी पार्लियामेंट हुआ, जब असेंबली इलेक्शंस होते ही नहीं थे 90 के बाद 96 तक, पर पार्लियामेंट के होते थे। सो इसलिए असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन का कभी कोई न फुकदान रहा न कभी प्रॉब्लम रहा। पर असली जो बुनियाद है वो है असेंबली इलेक्शंस की। उम्मीद तो लगाए बैठे हैं। बशर साहब, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, और करवाएंगे तो उसका मानचित्र क्या होगा? कौन सी पार्टी आगे जीत कर आएगी? और दूसरा सवाल आपसे भी ये पूछूंगा, आपने अपना सारा करियर जो है सियासत पर दाव पे लगा दिया था, आप भी तो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आप भी तो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे। एक चीज़ मुझे इलेक्शन, ये नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर ये कब करवाएंगे इस बारे में आप नहीं कह सकते हैं कुछ, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन बनता ही नहीं है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि आप किसी भी जस्टिफिकेशन, कोई भी जस्टिफिकेशन दे के ये कहें कि जनाब आप असेंबली इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। और जो सरकार जस्टिफाई किए बगैर भी इलेक्शन ना करवाएं, उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? ये थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि अगर होते हैं इलेक्शन तो किस तरह का आप असेंबली में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते हैं कि दिल्ली की A टीम, B टीम, C टीम। इसमें कोई शक नहीं, आप जम्मू से हैं, मैं कश्मीर से हूं, आप भी ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूं। अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी बहबूदी क्या हो गई, आपका रोज़गार कितना बढ़ गया,
आपको इक्तिसादियात में कितना आपने बुलंद उछाल मारी, आपको ये भी देखना है। आपका सिस्टम में आपकी चलनी कितनी है, आपकी सुनवाई कितनी है। सो वो चीज़ इस आगे वाले इलेक्शन में ज़रूर सामने आ जाएगी विनोद जी, ज़रूर सामने आ जाएगी। और देखा जाए तो शायद जम्मू के हमारे भाई बहन खुश थे 5 अगस्त के बाद, जश्न भी मनाए लोगों ने यहाँ पे, लेकिन अब इनको भी लग रहा है कि विथ वेरी ऑल रिस्पेक्ट्स टू देम, इनको भी लग रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ हमसे छिन गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया। मुझे लगता है कि ये भड़ास निकल जाएगी, फिर कोई भी हो सामने। बशारत साहब, आपने कहा कि हर एक दिन की अपनी अहमियत होती है। आपके जहन में 5 अगस्त 2019 और दिसंबर 11 2023 इनकी क्या अहमियत थी? ये कई बार हम कह चुके हैं, शायद आपसे भी कह चुके हैं कि 5 अगस्त को जो हो गया, पहले सबसे बड़ी बात है ना, ये आपको हम सबको समझने की जरूरत है। ये एक मुल्क था, तब जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, या स्टेट कहेंगे, मुल्क नहीं कहेंगे, स्टेट भी कह सकते हैं, नो इश्यू, मुल्क भी था। महाराजा हरि सिंह थे यहाँ पे, महाराजों का रोज था, तो अपना महाराज था उनका, तो पॉलिटिकल टर्म्स में आप उसको स्टेट कहेंगे। तो एक स्टेट ने एक और दूसरी स्टेट हिंदुस्तान, बड़े हिंदुस्तान के साथ इलाक कर दिया और कुछ शराइत पे किया, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट किया। क्या वजह है, क्या चीज आपको सामने आ गई कि आपने यकतरफा ये फैसला खत्म कर दी, ये चीज खत्म कर दी विदाउट पूछे? और इतना ही नहीं, अहम बात इसमें एक और है, आज की तारीख में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। आज लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। तो ये कहा गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंड करती है तब जाके कोई भी चीज हो सकती है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इख्तियारात आप गवर्नर साहब को देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अगर हम माने, आज की तारीख में तो है नहीं, ना उस वक्त थी, ये थी आपकी 50 में। उनमें से कितने लोग जिंदा है आजकल? कोई नहीं है। जिसने वोट डाला होगा तब शायद 20 साल का वोट डालता था, जिसने वोट डाला होगा वो आज 97 साल का होगा, अगर होगा तो। अब जितने भी हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, जिंदा रखे। कितने लोग हैं? तो गवर्नर साहब ने जब ये रिकमेंड कर लिया तो उसने किसको रिप्रेजेंट किया? वो हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, वहां पे उनको रिप्रेजेंट किया कि हमको रिप्रेजेंट किया? तो बुनियादी तौर ये चीज अहम है कि एक पार्टी एक तरफा फैसला करके हमसे पूछा ही नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। इसके बाकी बात में क्या कहना है? लेकिन आप शर्तों की बात करते तो उसमें लिखा है टेम्पररी प्रोविजन है, देखिए, और ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्डेड है कि घिसते ओके नहीं, वो ठीक है, घिसते घिस जाएगा, टेम्पररी है। बट आप अगर विनोद जी, अगर आप बिजनेस करते हैं किसी के साथ, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कैमरामैन साहब, इनके साथ आप कारोबार करते हैं, कुछ आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप चूंकि बड़ी पार्टी है, ये छोटी पार्टी है, आपने 1 लाख दिया, इसने 20,000 रुपए दिए, आप एक तरफा सारा बिजनेस खत्म कर देते हैं, इनको पूछते ही नहीं। ये तजारत की बात नहीं थी, ये बात थी विलय की। नो, ये तजारत वाली बात नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको जी। 2 पार्टीज के दरमियान जी। किस तरह से एग्रीमेंट होते हैं और पूछा जाता है। नहीं, हम सबको बंद कर दिया गया और कर दिया गया। मैं भी 1.25 साल बंद था हाउस से। बशारत साहब, आप खड़े हो जाइए बीजेपी के उस मंच पर जिस मंच पर बीजेपी के 2 पार्लियामेंटेरियन होते थे, उनके मैनिफेस्टो पे लिखा होता था कि 370 को हटाया जाएगा। अब जब 303 सीटें 2019 में मिल जा रही, तो उसके बावजूद भी आप अगर 370 नहीं उठाते हो, नहीं हटाते हो, उसमें तरमीम नहीं करते हो, अमेंडमेंट नहीं करते हो, तो पब्लिक के पास आप दोबारा क्या मुंह लेके जाओगे? इससे कोई एतराज नहीं, कोई मैनिफेस्टो में कुछ भी रख सकता है। कल को आप अपनी पार्टी बनाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे कि आप मेरा मकान उड़ा देंगे जब आप सरकार में आएंगे, और उड़ा भी देंगे, लेकिन ये देखना कि क्या ये जायज है। अब ये देखिए ना आप, एक अहम बात है इसमें जो हम शायद भूल रहे हैं, वो ये है कि जब भी मुल्क में कोई कानून बनता है, मुल्क में, और अपोजिशन उसको अपोज करती है, अगर कानून बनने के बाद अपोजिशन की बात सही निकलती है तो पूरे मुल्क के लोग उसे तकलीफ उठाते हैं। सब, जिन एमपीज ने वोट देके बनाया उनके वोटर भी, जिन अपोजिशन वालों ने अपोज किया उनके वोटर भी। तो फर्क पड़ता है। अगर कानून अच्छा बनेगा
तो अपोजिशन के भी वारे नारे और सरकार में जो लोग हैं उनके भी वारे नारे। ये जो पार्लियामेंट ने यकतरफा तौर पे किया, पार्लियामेंट ने मेंबर थे, उन्होंने वोट दे दिया, उस कानून को हटाने के लिए या तरमीम करने के लिए व्हाटएवर जो भी है, इसका असर उनमें किसी भी रियासत में नहीं है। उन लोगों को कोई असर नहीं इसका। ये वाहिद चीज है कि जहां पे आप कोई चीज करते हैं उसका असर आपको नहीं है। अगर आप कल को पीएचई सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में कोई कानून बनाते हैं, या अभी आपने तरमीम किया इसमें क्रिमिनल कोड में कोई तरमीम वगैरह की आपने, बहुत सारी तरमीम की, उसका असर पूरे मुल्क पे होगा। अच्छा होगा तो अच्छा सबके लिए, जी, बुरा होगा तो सबके लिए। लेकिन जो हमारा आपने किया 5 अगस्त को, इसका असर उनमें किसी पे भी नहीं है जी, जिनने इसके हक में वोट दे दिया, जी। उनका कोई असर नहीं है। और ये वाहिद कानून है, वाहिद चीज है जहां पे सिर्फ असर हमें है, हमसे छिन गया, उनको कुछ नहीं है। उनको उनने वोट दे दिया। आप ये देखिए ना, ये भी अजीब लगता है ना कि विद ऑल रिस्पेक्ट एवरीबडी, बिकॉज इंसान सब है, हमें सबकी कदर है, हम सबका है, हमें इज्जत भी है, एहतराम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई और रियासत का एमपी मेरे मुकद्दर का फैसला करके साइन कर क्या है, कि कैसी बात है? जी, आप जायज़ बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये जब बीजेपी के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत बनाई थी, तभी से ये क्यास लगने लगे थे कि ये कोई बड़ा ब्लंडर हो चुका है। मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती वाले टर्म। हाँ, ऐसा है कि आपको याद होगा 3 महीने सरकार नहीं बनी। महबूबा मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद 3 महीने सरकार नहीं बनी। तो 3 महीने हम लगभग मिले भी नहीं, महबूबा जी से ज़्यादा नहीं मिले, बिकॉज उनको भी तकलीफ थी, दुख था, वालिद साहब गुजर गए थे। तो होता है जब इंसान के सर से बाप का साया निकल जाए, माँ का साया निकल जाए, या कोई और रिश्तेदार गुजर जाए फैमिली में, तो तकलीफ रहती है इंसान को। तो उसके बाद जब वो दिल्ली आई 3 महीने बाद, तो वापस आई, बातचीत की, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं होगी। आई रिमेंबर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उनसे मिलने गया, शायद पहली बार मिला इन 3 महीनों में। आई रिमेंबर मेरे से पहले एक साहब मिल गए थे, नाम नहीं बताऊंगा कौन थे, अच्छा नहीं लगता है, प्रोप्राइटरी डिमांड्स नहीं बताऊंगा। मैं दूसरा था। आई आस्क्ड हर, अगर सुन भी रही होंगी तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताएंगी मैं गलत बोल रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बात नहीं बनी। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सरकार बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, इलेक्शन हो जाते हैं, हम हार जाएं, नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ हूं, बाकी लोगों से पूछिएगा, डोंट वरी, चाहे हम जीतें हारें, सरकार बने ना बने, बट मैं आपके साथ हूं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। मैंने अपनी बात कह दी, मैं निकल गया चाय पी के। नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद फिर दिल्ली चली गई और वहां से अनाउंसमेंट हुई कि सरकार बन जाएगी। अब इस दौरान क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, ये मैं गवाह हूं, ये जो हुआ मेरे सामने की बात है। हाँ, एक चीज है कि ये बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था। जब शुरू में बनाया, मैंने इससे पहले भी 2020 में इंटरव्यू में कहा था, आपको भी कहा था, कि मुफ्ती साहब ने उस वक्त सिर्फ ये कहा था कि मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे इनकी, और मोदी जी अपने बल पे आए हैं, इवन पार्टी के बल पे भी पूरा नहीं आए, अपने बल पे आए हैं, तो मुमकिन है कि जो हमारे इश्यूज वगैरह होंगे, मसले कश्मीर की बात करते हैं हम या बाकी चीज़ों की बात करते हैं हम, तो वो रेजोल्यूशन होना चाहिए, ताकि इसीलिए हमने वोट लिया है तो हम इसका कर लेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा उनकी नीयत ख़राब थी, लेकिन बाकी सारा ठीक हुआ नहीं उसके बाद। यानी उनके एंड पर कमियां रही, मुफ्ती साहब के नहीं, एनडीए के एंड पर, बीजेपी के एंड। हाँ, एक तो वो, दूसरा ये कि अब अक्सर लोग कहते हैं कि फैसला गलत था, मैं कहता हूँ हाँ गलत साबित हुआ, लेकिन आई कांट से कि उनकी नीयत ख़राब थी, आई कांट से। अब पर्सनल सवाल पूछूँ आपसे जी। इस वक्त लोग प्रेफर करते हैं मैं ABC पार्टी में जाऊं जो दिल्ली की हो, आपने क्यों छोड़ दी, सभी सियासी जमातों को छोड़ दिया, किनारा कर लिया? ये देखिए ना, आपको सिक्योरिटी मिलनी थी, फुल फ्लैश सिक्योरिटी, आगे स्क्वाड, पीछे स्क्वाड। देखिए, अगर मैं आपके दिल में जगह नहीं कर पाऊंगा तो ये जिंदगी जिंदा रहने का क्या मतलब है?
अगर मैं कहीं जाऊं किसी महफिल में और मुझे देख के वहां से लोग खड़े होकर निकल जाएं, तो वो कौन सी जिंदगी है? वो अगर मुझे एस्कॉर्ट 1 या 5 भी साथ हो, तो उस एस्कॉर्ट में जितने भी लोग हैं उनके साथ रह के मैं आराम से रहूंगा। लेकिन मुझे बताए उस जिंदगी का मकसद क्या है जब आपका लोगों के साथ ताना बाना ना रहे, या आप लोगों के दिलों में घर ना कर जाएं, या लोगों को आप पर उम्मीद ना रहे। तो मुझे लगता है वो जिंदगी ज्यादा अहम है कि जहां आप अभी मैं सेक्रेटरीट गया, मुझे आप तक आने में देर हो गई। वो इसलिए होगी कि मुझे इतने सालों बाद कई लोगों से मिलना पड़ा, गले मिले, खैरियत पूछी, सलाम दुआ हुई, हाथ मिलाया। वो जब था जब एक नाता है उनके साथ, इस तरह का, न उनकी लालच न मेरी लालच, बट एक एतबार, एक एहसास, एक एतबार। अगर वो एतबार ही नहीं रहता है लोगों में, तो क्या मकसद है, क्या जिंदगी है फिर? बशारत साहब उन सियासतदानों के साथ खड़े हैं जो आज भी कश्मीरी आवाम को मुगालते में रख रहे हैं कि 370 और 35 से हम ला के देंगे, जबकि आप जानते हैं 370 तभी वापस आ सकता है जब पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी हो। कुल हमारी यहाँ 5 सीटें हैं यूटी जम्मू कश्मीर। देखा जाए तो ये बात इस तरह कहना गलत है, बिकॉज अब चूंकि एक तो पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट कभी भी अगर चाहे तो वापस कर सकता है। अगर इस तरह की कोई पार्टी आ जाए, कोई मेजॉरिटी आ जाए, अगर उनको लगता है कभी कि जम्मू व कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एज सच जो सरकार में लोग हैं जिन्होंने हमसे लिया, वो वापस तो नहीं देंगे, ये कहना गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने भी इसको, हालांकि इख्तलाफ है हमें उसके साथ और हमारा राइट है एज ए सिटीजन इख्तलाफ करने का, वो इसलिए कि इस मुल्क के लोगों ने ही अपने नुमाइंदे चुन के इस मुल्क को आइन दिया। इस मुल्क को आइन ही नहीं दिया, बल्कि इस मुल्क को जितने भी इंस्टीट्यूशंस दिए, उनको जो इख्तियार दिया, वो इस मुल्क के लोगों ने थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दे दिया। सो वी हैव एवरी राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड से दैट मैं मुतमईन नहीं हूं। बट इस तरह की भी कोई बात करना कि मैं ये लाके दूंगा या मैं लाऊंगा, ये भी शायद मुनासिब नहीं है। ये मुनासिब नहीं है। आप क्यों दूसरे किनारे पर खड़ा होना चाहते हैं? किस बात को मुनासिब समझते हैं? कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? आपसे क्या तवक्को करती है कश्मीर की आवाम? दूसरा किनारा मतलब उनकी साइड। नहीं, देखिए ना, सवाल ये है कि आपके साथ मैंने इतने इंटरव्यूज किए हुए हैं, मैंने बेबाक होके बात की, बेधड़क होके बात की। जहां मुझे लगा कि बीजेपी को तनकीद खामखा की नहीं, जेन्युइन तनकीद करनी चाहिए, मैंने लिहाज नहीं किया। बिकॉज अगर मैं गलत करूंगा और आप में ताकत नहीं है मुझे रोकने की, और आप में बात करने की ताकत भी नहीं है, लेकिन कम से कम दिल में रखिए कि मैंने गलत किया, ये भी लोगों के साथ आप वफा करेंगे। कम से कम लोगों को एहसास जगना चाहिए कि कोई बात कर रहा है, बेधड़क बेझिझक होकर बात करता है। अगर बात भी ना करें तो फिर हम किया क्या? फिर हमने, देखिए, आज मैं समझता हूं कि जैसे मैं एमएलए था या मिनिस्टर था, एमएलसी था, वो जब हम तब काम करते हैं तो वो फर्ज अवलीन हो जाता है, पहला फर्ज कि लोगों के नुमाइंदे के काम करना है। लेकिन जब लोगों का कोई नुमाइंदा ना हो और हम भी ना हो, तो हमें उनकी बात करना फर्ज खास बन जाता है कि आज कोई नहीं है, हमें बात करने का फर्ज है। तो इसलिए इंसान का जमीर, आपने पूछा ना मुझे, आप उधर भी निकले, सब जमीर की बात है ना। जमीर इंसान को कोसता है, इंसान को कुरेदता है। मैं अपना एक शेर बताऊंगा, कभी जब भी मुझे मेरी ज़कात तरदीद करती है, मुझे घर में ही अपना घर नजर आता है बेगाना। मीन की जब मैं इस तरह की कोई बात करूं जो मेरा अंदर का जमीर भी कबूल ना करे, या मैं जो अंदर का इंसान हूं वो इसको कबूल ना करे, तो मुझे अपने आप को अपने अंदर समोना बड़ा मुश्किल लग जाता है। इस वक्त आप फर्ज खास निभा रहे हैं। हाँ, आपने सेक्रेटरीट में जाके देखा है कितना सन्नाटा पसरा रहता है? सन्नाटा नहीं, वहां पे मतलब अगर वो कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर वो पिन नीचे गिरेगा तो सबको सुनाई देगा, सारे फ्लोर्स में सुनाई देगा जी। इतना सन्नाटा है जी। ये गम्माज है इस बात का कि किस तरह से लोगों को एतबार में नहीं कहूंगा उड़ गया है, लेकिन रसाई नहीं है ऐसे एतबार से जी। हम अक्सर अफसरों को दोषी ठहराते हैं, है ना, अफसर राज है। मैं इसको नहीं मानता हूं।
क्योंकि इसमें अफसरों का कसूर है ही नहीं। हमारा जो निज़ाम इस वक्त यहाँ पे है, चाहे गवर्नर निज़ाम है चाहे असेंबली नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का कसूर है। आपके अफसर क्या कसूर है? अफसर की अपनी एक हद होती है, वो उस हद में काम भी करता है, मिलता भी है। यू कैंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑफिसर कि वो एक एमएलए की तरह या एमओएस या मिनिस्टर की तरह बिहेव करे, कर ही नहीं सकता है। और उसके अपने दायरा इख्तियार होता है, जहां तक होता है करता है। तो मैं उसको भी इनको दोषी इसलिए नहीं ठहराता हूं कि ये अपना काम तब भी कर रहे थे जब हम सरकार में थे, आज भी कर रहे हैं जी। लेकिन दे कांट बिहेव लाइक मी, जैसे मैं बिहेव करता हूं। उनका वो सिस्टम ही नहीं है ऐसे बिहेव करने का। सो इसलिए मैं उनको भी दोषी या गुनहगार नहीं ठहराता हूं, लेकिन एक जो बफर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम की वजह से मेरे ख्याल से वो सन्नाटा है। बशारत साहब, आप बीइंग ए कश्मीरी पॉलिटिशियन, कश्मीरी नेता, पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आप कभी मानते हैं कि आपकी भी कुछ गलतियां रही होंगी Like? जिस वजह से इनको जल्दबाजी में 370(1) में संशोधन करना पड़ा और 35(1) को रिपील करना पड़ा? गलतियां मतलब मैं समझा नहीं। कुछ तो खामियां रही होंगी। तो खामी हर इंसान में है, किसमें नहीं है। अब मैं अगर एक एक करके गिनाऊं नो तो आप उसका जवाब देंगे मुझे? अब बताइए, अगर जवाब देने लायक होगा मैं दूंगा। ठीक है। वाल्मीकि समाज को आप राइट दे देते, इतना प्रेशर नहीं बनना था उनका, आप दे सकते थे। आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे और इत्तेफाक से लायक समाज मतलब उनको क्या करना था? उनको वोटिंग राइट देना था, उनको जमीन के हकूक देने आप थे। वो कहते हैं उनको जो बाहर से आए थे? हाँ, वाल्मीकि अलग है, वेस्ट पाकिस्तानी अलग है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, शायद मैंने आपको कहा कि जब यहाँ पे ये कवानीन थे, इंपॉर्टेंट बात ये समझने की बात है ना, उनकी प्रॉब्लम्स, मैंने आपको तब भी कहा, उनकी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली इंसानी प्रॉब्लम्स। अगर मैं वाल्मीकि समाज की कहूँ तो जिनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं आपको जनरल टर्म में बता रहा हूँ। नो डाउट इसमें ये उनको तकलीफ है, उनको परेशानी, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सब लोग हमें क्यों लताड़ते हैं? आप सुनिए ना मेरी बात। एक हिस्सा पाकिस्तान हमारा उधर है, ठीक है, और वो मसला अभी हल हुआ ही नहीं। ये वो मिसाल दूंगा मैं आपको उस घर की। वो घर एक घरवाला था, उसकी जमीन थी बाहर, तो उसका पड़ोसी बड़ा खतरनाक था, खराब था, लड़ाकू था। वो अक्सर उनको तंग करता था, वो उनकी अपनी जमीन में चलने नहीं देता था। एक बार क्या हुआ, इस जिसकी जमीन है उसके बच्चे बाहर चले गए इस जमीन में खेलने के लिए, उसने इनको भगा दिया वहां से। बजाय वो बाप इसका इलाज करता कि यार तुम मेरे बच्चों को क्यों सताते हो मेरी जमीन में, उसने बच्चों को ही मारा। एक ही टांग टूट गई, तुम बाहर मत जाओ। टांग तो हमारी तोड़ी जा रही है, मसला के मसला वही है। अब ये लोग लंबी लंबी फेंकते हैं, हाँपते हैं, मसला वही है, मसला हल किसी ने किया नहीं। आप हमको ही सुधार रहे हैं, हम ही को ठीक कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम ही को लताड़ते हैं आप। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ या जब उसे एक दिन पहले पाकिस्तान बना, ये किसने बनाया पाकिस्तान? दो मुल्कों के लीडरों ने, जो उस मुल्क पे चले गए, जो इस मुल्क में उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ठीक है। कांग्रेस की लीडर है, जो भी मींस हिंदू लीडर, मुसलमान लीडर मिलकर उन्होंने पाकिस्तान बनाया। क्या हम हिस्सा थे उस वक्त हिंदुस्तान के? नो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में शायद हमारा इलाक हो गया। अब वो लोग जो यहां आ गए, इनको सामने की किसको जरूरत है? ये जिम्मेदारी है उन देखिए, आप पूरा बेनिफिट उठाते हैं एक जर्नलिस्ट होने का, पॉलिटिशियन होने का। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। वो जब आपने मुल्क का बंटवारा कर दिया, अलग मुल्क बनाया, इधर के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, उनको सामना चाहिए था ना, कहीं बड़े किसी रियासत में उनको जमीन देनी चाहिए, उनको बसाना चाहिए था। हम तो उसका हिस्सा थे ही नहीं, हमारा कसूर ही नहीं है, हमें खामखा में लताड़ा जा रहा है। नो डाउट मेरी उनसे हमदर्दी है, मोहब्बत भी है एज इंसान, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमंस, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर अपने अपने तकाजे होते हैं। अगर इतना था तो आप उनके लिए कुछ करते ना, नहीं कुछ नहीं किया, कहीं जाके उनको बसाते, उनको वोटिंग राइट्स दे देते, क्या फर्क पड़ता है? आपने हम पे वो अब तो उनको मिल भी गया वोटिंग राइट, अब तो सारा एक हो गया, अब तो वो इशू नहीं। मेरा कहने का मतलब मेरा वो पॉइंट नहीं है, मेरा ये पॉइंट है कि एंड पर कोई आपके एंड पर भी कुछ गलतियां नहीं है। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये कि आप हम ही को क्यों लताड़ रहे हैं भाई? अगर हिम्मत, मैं चाहता हूं, मुझे लगता है हिम्मत होगी, क्योंकि सरकार को कहेंगे आपको हिम्मत नहीं है, बुरा मान जाएंगे। अब किसको इतनी पड़ी है यार, बुरा मान जाएंगी सरकार। यार मसले कश्मीर हल करो ना आप। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जब बीमारी लगती है पेड़ को, आप पत्तों पे दवाई छिड़कते हैं,
बीमारी जड़ में होती है, जड़ को कोई देखता ही नहीं। आप भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरह हिमायत करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए? मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का डिपेंड करता है कि हम सब नो कैसे। नहीं, जी, इसमें ये नहीं है कौन क्या बोलता है, ये है कि हिस्सा एक उनके पास है, बातचीत तो करनी पड़ेगी। कमाल है, जी। उनसे बातचीत नहीं करोगे तो किससे करोगे? पर बशारत साहब, आप इतने मंझे हुए सियासतदान भी हैं। वो नहीं सियासतदान, तो आप जैसा एक आम आदमी हूँ। नहीं, अब मुझे बताइए वहां पे किससे बातचीत की जाए? आर्मी चीफ मुझे से, नहीं पता, आईएसआई चीफ से बातचीत मुझे की नहीं, जाए? that I don't ये किससे बात की नो जाए? आई कांट टॉक ऑन देयर बिहाफ। मैं नहीं, मैं यहाँ से कह सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर जाने किससे बात करे बात। जी मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता हूँ। जी बहरहाल इस मुल्क के वजीर आजम है तो हमारे भी हैं। जी, सबके हैं। हाँ, उनसे कह सकते जी। हैं। उधर मैं नहीं कह सकता, आई डोंट नो, मुझे नहीं जी, मालूम। नहीं, इनको क्या कहेंगे, किससे बात? मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों कहूँ, तो ये जाने किससे बात करनी है। दैट्स नॉट माई जुरिस्डिक्शन कि मैं कहूँ वहाँ किससे बात करो। दैट्स नॉट, आई कांट डू दैट। हाँ, अपने वजीर आजम से कह सकते हैं, भाई साहब बात कर लीजिए, मसला हल कर लीजिए, अगर ये हक है हमें। अगर नहीं है तो फिर माफी मांगेंगे, जब गलत हो गया नहीं बात करेंगे, नहीं कहेंगे। मुशाल साहब, जिस दिन यासिन मलिक ने मुशाल से शादी की थी, मुशाल को वापस लाया था पाकिस्तान से, उसको सारे राइट्स मिले थे यहाँ पे, और हमारी बच्चियों के राइट्स बाहर जाते ही। हाँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा जी, अभी मुझे नहीं लगा, आप ही को कहा, किसको कहा, आई डोंट रिमेंबर, मैंने किसी को कहा। मैंने कहा कि ये आपकी जो जोग्राफियाई लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई होती है, ज़मीनी लड़ाई होती है, अलग बात है। एक चीज़ मुझे हमेशा खलती रही कि कोई भी बेटी जब यहाँ से बाहर जाती है वो बेदखल हो जाती है, वो दैट वाज अनइस्लामिक। उसमें वो दुनियावी तौर पे भी एतबार से आपके रिलीजन के हिसाब से भी होगी और हमारे रिलीजन, हाँ वो चीज़ थी, वो मैं आज भी मानता हूँ, तब भी कहता था मैं। दैट वाज, वो कभी पचा नहीं मुझे खुद भी, अब मेरे अंदर नहीं पचा वो कभी, बिकॉज इट वाज टोटली रॉन्ग दैट वे। प्रसाद साहब, आपके साथ बैठो, समय का पता नहीं चलता है, समय इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जितना ये इलेक्शन निगरान करेंगे विधानसभा के, विधानसभा मीन्स असेंबली, अच्छा असेंबली, हिंदी कम आती है। तो कितना नुकसान होगा आम जनता को? देखिए, आम लोग जो हैं जी। बहुत मुश्किल में है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा। हम लोग 189 प्लस 36 125 शायद 125 मेंबरान थे काउंसिल समेत। हाँ, और थे 4 हमारे, और 4 होते थे हम एमपी राज्यसभा के। हाँ, हो गए 129। 6 तो है अभी लोग, 5 लोकसभा के तो हैं, लेकिन राज्यसभा के 4 होते थे। ये 129 लोग एक जगह पे, 129 जगह पे बैठते थे पूरे स्टेट में, ठीक है। उसके बाद ये एक दिन में 5 जगह जाते थे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप ये देख लीजिए कि करीबन 500 से ज्यादा जगहों पे ये नुमाइंदे एक दिन में बैठते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याओं का उसके निवारण। बाद डीसी को फोन, तहसीलदार को फोन, एडब्ल्यू को फोन, बीडीओ को फोन, क्लर्क को फोन, उसको फोन, पटवारी को फोन, हॉस्पिटल को फोन, सुब्रनेंट साहब को फोन, प्रिंसिपल साहब को फोन, किसको नहीं करते थे फोन। और देखिए कितने लोगों, अगर मैं 100% मानूंगा मैं कि काम नहीं होता था उनसे, 50% तो होता होगा। वो चीज पिछले 5 साल से टोटली मिसिंग है। अब मुझे बताइए, तकलीफ लोगों को नहीं तो किसको है? लीडर को है क्या? जी, जैसे अगर मैं मानूं, अगर मेरा भी घर में कोई काम होगा, मैं भी फोन करके, शायद मेरी चलती है, जिस तरह मैं बाकियों के लिए काम फोन करता हूं जी। लेकिन किसके पास जाएंगे आज लोग? अब हमारे पास तो आते रहते हैं लोग, और मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अफसरों का शुक्रिया भी अदा करता हूं, जहां मुमकिन जेन्युइन होता है वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक आध लोग एंजॉय करते हैं अपना आज का रूल, बट ज्यादा नहीं, 2-3-4% होंगे वो, बाकी लोग सुनते हैं। लेकिन वो भी कितना सुनेंगे, और जाएंगे किसके पास लोग? तकलीफ तो है जी, एब्सोल्यूट तकलीफ है। अगर कोई समझेगा नहीं तो क्या करेंगे आप, मुझे बताइए, कोई और रास्ता बताइए। जी। बशार साहब, मैंने जैसे कहा कि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आप हमारे कार्यक्रम में आए, स्टूडियो में आए, खासतौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, ये कम है क्या? मेरे लिए इज्जत अफजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।